So, welcome back to our next topic of the course, Understanding Child Psychology and Counseling. आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोप्लास्टिसिटी, टाइप्स, मैकेनिज्म एंड रोल इन काउंसलिंग. आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी और ये स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है काउंसलिंग में. ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो आज के सेशन में वी विल लर्न टाइप्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, व्हाट आर द टाइप्स, उसके मैकेनिज्म क्या होता है, एंड हाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट द काउंसलिंग प्रोसेस. काउंसलिंग प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है और सपोर्ट करती है. लेट्स स्टार्ट. न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसे हम ब्रेन प्लास्टिसिटी भी कहते हैं और न्यूरल प्लास्टिसिटी भी कहते हैं, इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेन जो अलाउ करती है हमें टू अडैप्ट, reorganize and change throughout an individual's life in response to experiences, learning and environmental influences. न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन की ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हमें अलाउ करती है कि हम जो चेंज हो रहा है हमारी लाइफ में, राइट फ्रॉम द डे वी आर बोर्न टिल द डे वी विल डाई, तब तक जो हमारी पूरी लाइफ है उसमें क्या चेंजेस हैं, उनको अडेप्ट करना, रीऑर्गेनाइज करना उनको, और उस चेंज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट होने देना. सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. अब ये रिस्पॉन्स किस चीज़ के अगेंस्ट होता है? फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू लर्निंग या फिर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. सो दिस इज़ द वंडरफुल फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन. और ये जो रिमार्केबल एबिलिटी है हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, अंडरलाइज आवर कैपेसिटी, ये हमारी कैपेसिटी को बताती है टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, नई स्किल्स को डेवलप करना, किसी तरह की ब्रेन अगर इंजरी हुई है उससे रिकवर करना, और चेंजिंग सर्क्यूमस्टांसेस, जो सिचुएशंस, जो सर्क्यूमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं उनको अडेप्ट करना. सो ये हमारी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, बी इट अ चाइल्ड, एडोलेसेंट, एडल्ट या फिर ओल्ड एज, किसी भी एज में हमारी जो कैपेसिटी होती है, हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नई नई स्किल्स को डेवलप करते हैं. ब्रेन इंजरीज, किसी भी तरह के ट्रॉमा, स्ट्रेस, बी इट अ फिजिकल इंजरी और अ मेंटल इंजरी, उससे रिकवर करते हैं, चेंजिंग सर्क्यूमस्टांसेस को अडेप्ट करते हैं. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. नाउ वील सी द टाइप्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसमें फर्स्ट टाइप है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी. नाउ व्हाट इज साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी? This form of neuroplasticity involves changes in the strength and efficiency of the connections between neurons. अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की वो फॉर्म होती है that involves the strength and efficiency of connections. जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी, our body is connected by neurons. So एक न्यूरॉन से दूसरा जो न्यूरॉन का जो कनेक्शन है, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी उसकी एफिशिएंसी है, ये सब किस में आता है? साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी में. और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज इसेंशियल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी. ये हमारी मेमोरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लर्निंग प्रोसेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. टू सिग्निफिकेंट फॉर्म्स ऑफ साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी आर लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, जिसे हम LTP भी कहते हैं, एंड लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, जिसे हम LTD कहते हैं. So here we will not go much deeper into these biology topics. Since neuroplasticity का हमारे काउंसलिंग सेशंस में और ब्रेन डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल है, therefore उसका ओवरव्यू होना, उसकी बेसिक नॉलेज होना इज इम्पॉर्टेंट. सो यू मस्ट नो दैट न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या और उसकी क्या टाइप्स हैं, क्या मैकेनिज्म है, जिसमें से फर्स्ट टाइप इज साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी. और हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज ये प्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है फॉर लर्निंग एज वेल एज फॉर मेमोरी. द सेकेंड टाइप इज स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी. दिस टाइप ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंज इन ब्रेन स्ट्रक्चर. It includes the growth of new dendrites and branching extensions of neurons and the formation of new synapses. अब ये जो स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी है, एज द नेम टेल्स, स्ट्रक्चरल मतलब किसी भी तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की वो टाइप है विच इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंज इन ब्रेन स्ट्रक्चर. किस तरह के? ग्रोथ ऑफ न्यू डेंड्राइट्स, ब्रांचिंग ऑफ न्यूरॉन एक्सटेंशंस,
और फॉर्मेशन ऑफ न्यू साइनेप्सिस। हमने अभी देखा साइनेप्सिस क्या होता है, न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं उसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। सो उसकी फॉर्मेशन में कौन डील करता है, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी इज पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट ड्यूरिंग अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट। ये जो स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी है ये कब प्रोमिनेंट होती है, दैट इज ड्यूरिंग द अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट, और ये कंटिन्यू होती है थ्रू आउट लाइफ। ये अलाउ करती है ब्रेन को टू अडेप्ट टू न्यू एक्सपीरियंसेस। ये हमारे ह्यूमन ब्रेन को अलाउ करती है कि हम जो न्यू चेंजेस हो रहे हैं, किसी भी तरह का नया एक्सपीरियंस हो रहा है, उस पर अडेप्ट कर सकें। सो दिस वॉज स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। सबसे पहला मैकेनिज्म है हेबियन प्लास्टिसिटी। ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है जिसे ऑफन समराइज किया जाता है, सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब भी दो न्यूरॉन्स आर रिपीटेडली एक्टिवेटेड, जब भी किन्हीं दो न्यूरॉन्स को बार बार एक्टिवेट किया जाता है एट द सेम टाइम, द साइनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन देम स्ट्रेंथन्स। तो उन दोनों के बीच का जो साइनेप्टिक कनेक्शन है वो स्ट्रेंथन होता है। दिस इज द बेसिक समरी ऑफ हेबियन प्लास्टिसिटी। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अंडरलाइंग लर्निंग एंड मेमोरी, एंड दिस कैन बी प्रैक्टिकली अंडरस्टूड लाइक, फॉर एग्जाम्पल, you want to learn something. So during learning there are certain neurons that will be repeatedly activated. आप जब जब किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे तब तब वो न्यूरॉन्स दोबारा से रिपीटेडली एक्टिवेट होंगे और उतनी ही स्ट्रेंथनिंग होगी उनकी। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड हेबियन प्लास्टिसिटी. Next we have is homeostatic plasticity. The brain also maintains a level of stability or homeostasis in its neural circuits. जो भी ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क है, नर्व्स का नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, न्यूरल सर्किट्स हैं हमारी बॉडी में, ब्रेन उनमें स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। अब ये होम्योस्टैटिक प्लास्टिसिटी रिलेट करती है हेबियन प्लास्टिसिटी से कैसे? इफ साइनेप्टिक एक्टिविटी बिकम्स टू स्ट्रॉन्ग और टू वीक, अगर साइनेप्टिक एक्टिविटी, जो भी साइनेप्टिक एक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो होम्योस्टैटिक प्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म रीस्टोर करता है उस बैलेंस को बाय एडजस्टिंग साइनेप्टिक स्ट्रेंथ। साइनेप्टिक स्ट्रेंथ को एडजस्ट करता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम ड्यूरिंग डिस्कशन साइनेप्टिक, साइनेप्सिस ऐसे टर्म्स को यूज कर रहे हैं, एंड यू मस्ट बी क्लियर विद दीज टर्म्स। एज इन द बिगनिंग ऑफ दिस सेशन आई टोल्ड यू, साइनेप्सिस क्या है? द कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स। और साइनेप्टिक जो टर्म है जिसे हम रिपीटेडली डिस्कस कर रहे हैं, साइनेप्टिक एक्टिविटी, synaptic connections, this is related to synapses only. So be clear with these terms. These are bit of scientific terms, but since we are understanding the mechanism and understanding and discussing biological topic, therefore you must be clear with these basic terms. So this was the mechanism of neuroplasticity. Now we'll see the factors influencing neuroplasticity, जिसमें कि पहला फैक्टर आता है age. While neuroplasticity is most pronounced during early brain development, it continues throughout life. However, the degree of plasticity may decline with age. अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को हमने देखा कि ये जो अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट है तब से ये स्टार्ट होती है, थ्रू आउट लाइफ ये कंटिन्यू होती है. वी मस्ट नो दैट विद एज जो हमारी प्लास्टिसिटी का डिग्री लेवल है दैट डिक्रीजेस. Learning new skills, engaging in challenging mental tasks and exposing the brain to novel experiences can enhance neuroplasticity. अब हमारा एक्सपीरियंस कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हांस कर सकता है? जब हम ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी स्किल्स में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हमारी ब्रेन एक्सरसाइजिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मेंटल टास्क हो गए किसी तरह के, या फिर कई न्यू स्किल्स होती हैं, दे आर मोर ऑफ मेंटल स्किल्स. सो ऐसे एक्सपीरियंसेस के साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हांस किया जा सकता है. थर्ड इज द रेपिटेशन. रिपीटेड प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर टू न्यू इन्फॉर्मेशन कैन स्ट्रेंथन साइनेप्टिक कनेक्शंस एंड कंट्रीब्यूट टू लास्टिंग चेंजेस इन द ब्रेन. जैसे कि हमने मैकेनिज्म के अंडर देखा, अंडर हेबियन प्लास्टिसिटी, सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर. इसका मतलब क्या है? जिन न्यूरॉन्स को रिपीटेडली प्रैक्टिस करवाई जाती है फॉर लेट्स से लर्निंग, फॉर मेमोरी, सो उनका एक्सपोजर ज़्यादा होगा जब न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो साइनेप्टिक कनेक्शंस उतने ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे
और ये चेंजेस लाइफ लॉन्ग चेंजेस होंगे ब्रेन में। नेक्स्ट फैक्टर इज एनवायरमेंटल एनरिचमेंट, अ स्टिमुलेटिंग एंड एनरिच्ड एनवायरनमेंट जिसमें कि सोशल इंटरेक्शन आती है, फिजिकल एक्टिविटी आती है एंड एक्सपोजर टू वैरायटी ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस प्रमोट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी। लास्टली इंजरी एंड रिकवरी, फॉलोइंग ब्रेन इंजरीज जैसे कि किसी तरह का स्ट्रोक, द ब्रेन कैन रीवायर एंड अडेप्ट टू कंपनसेट द लॉस्ट फंक्शन, दिस इज नोन एज न्यूरो रिहेबिलिटेशन। किसी भी तरह की ब्रेन इंजरी, ज़रूरी नहीं है वो फिजिकल इंजरी हो, इट कैन बी अ स्ट्रोक, इट कैन बी अ फिजिकल इंजरी। सो ब्रेन जो है रीवायर करता है, कॉम्पनसेट करता है फॉर द लॉस्ट फंक्शन, जिसे हम न्यूरो रिहेबिलिटेशन भी कहते हैं। नाउ सम क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। फर्स्ट, stroke rehabilitation. Neuroplasticity plays a crucial role in stroke rehabilitation, जहाँ पे brain rewires to recover lost motor और cognitive functions. As I told you, in injury and recovery जो हमने अभी फैक्टर डिस्कस किया, किसी भी तरह का स्ट्रोक हो जो ब्रेन रीवायर करता है, रिकवर करता है उस चीज़ से, दैट इज स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन। ये किसकी मदद से करता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, in conditions like traumatic brain injury, neuroplasticity can aid in the recovery of cognitive and motor abilities. So अगर किसी तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, न्यूरोप्लास्टिसिटी उसमें भी मददगार है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर्स हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे इन डिटेल, बट अभी के लिए फॉर द क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी यू मस्ट नो दैट कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि ऑटिज्म, ADHD, इसमें भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक सिग्निफिकेंट रोल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बेस है बहुत तरह की साइकोलॉजिकल थेरेपीज का, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसे हम CBT भी कहते हैं, जिसका पर्पस है थॉट पैटर्न्स को रीवायर करना, बिहेवियरल पैटर्न्स को रीवायर करना। सो ये किसके ऊपर बेस्ड है? व्हाट इज द बेस ऑफ सच थेरेपीज? दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो दीज आर ऑल द मेजर क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. Now, how practically these are implicated? Practical implications of this. Leveraging neuroplasticity can enhance learning and cognitive performance. Neuroplasticity की मदद से learning और cognitive performance को enhance किया जा सकता है. Mindfulness, meditation and cognitive training exercises वो promote करती हैं neuroplasticity को, as discussed it previously also. Lastly, creating an enriched and stimulating environment बहुत important है for childhood development and lifelong learning. एक enriching, एक stimulating environment is very important for childhood development, और वो development और वो learning lifelong रहे, इसके लिए ऐसा environment होना important है। Neuroplasticity एक testament है to brain's adaptability and capacity for change. इसने रेवोल्यूशनाइज किया है हमारी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द ब्रेन फंक्शन एंड हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस। न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से हम ब्रेन फंक्शंस को बेटर समझ पाए हैं, उसे हमारे एजुकेशन में इम्प्लीकेट कर पाए हैं, ब्रेन की इंजरीज से रिकवर करना विच वी कॉल रिहेबिलिटेशन, as well as the treatment of neurological and psychological conditions, इन सब में न्यूरोप्लास्टिसिटी ने बहुत हेल्प की है। This remarkable quality of the brain continues to be an exciting area of research and discovery in neuroscience. जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, it also plays a crucial role in counseling, especially in context of cognitive behavior therapies and other therapeutic approaches aimed at promoting psychological well-being and behavioral changes. न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि इसका एक क्रूशियल रोल है काउंसलिंग में। बहुत सारी जो थेरेपीज़ हैं, फॉर एग्जांपल CBT है, अदर थेरेपेटिक अप्रोचेज हैं, उसमें इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। नाउ वील सी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है काउंसलिंग प्रोसेस को और कैसे सपोर्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लर्निंग एंड बिहेवियर चेंज। जो काउंसलिंग है, इट ऑफन इन्वॉल्व्स हेल्पिंग क्लाइंट्स अंडरस्टैंड एंड चेंज माल अडेप्टिव थॉट पैटर्न्स, इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड बिहेवियर्स। काउंसलिंग का पर्पस क्या है? इमोशनल रिस्पॉन्सेज को चेंज करना, थॉट प्रोसेस को चेंज करना, बिहेवियर को चेंज करना।
न्यूरोप्लास्टिसिटी इनेबल करती है ब्रेन को ताकि वो खुद को रीवायर कर सके, और क्लाइंट्स के लिए पॉसिबल होता है किसी नई चीज़ को सीखना, नए अडेप्टिव वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग को अडेप्ट करना. दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. दिस रीवायरिंग occurs through strengthening the synaptic connections in response to new learning experiences. अब ये जो रीवायरिंग है वो क्यों हो पा रही है? न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से. और जब ये रीवायरिंग होती है तो स्ट्रेंथनिंग मिलती है साइनेप्टिक कनेक्शंस को, जिस वजह से वो नए नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सीख पाते हैं. सो ड्यूरिंग द लर्निंग फेज न्यूरोप्लास्टिसिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग. टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग को इम्प्लीकेट करते हैं, जैसे कि CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसका एम होता है नेगेटिव थॉट पैटर्न को चेंज करना विद द पॉजिटिव बिलीफ. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी अलाउज फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूरल पाथवेज एसोसिएटेड विद दीज नेगेटिव थॉट्स, हेल्पिंग क्लाइंट्स रिप्लेस देम विद मोर पॉजिटिव एंड अडेप्टिव थॉट पैटर्न्स. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी कॉग्निटिव थेरेपीज में कैसे हेल्पफुल है? न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उनका जो न्यूरल पाथवे है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि क्लाइंट को मदद मिल सके वो और ज़्यादा पॉजिटिव प्रोसेस को, पॉजिटिव पैटर्न्स को अडेप्ट कर सके. द थर्ड सपोर्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी इज एक्सपोजर थेरेपी. इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक्सपोजर थेरेपी इज यूज्ड. एंजाइटी डिसऑर्डर्स में एक्सपोजर थेरेपी को यूज़ किया जाता है क्लाइंट्स को कंफर्ट करने के लिए उनके फियर से और उनकी एंजाइटी से. This exposure leads to the process of habituation, where the brain gradually becomes less reactive to anxiety-inducing stimuli. अब एक्सपोजर थेरेपी में होता क्या है कि जो ब्रेन है उसे लेस रिएक्टिव बनाया जाता है विद प्रैक्टिस. ब्रेन जो है लेस रिएक्टिव हो जाता है किस स्टिमुलाई को? जो कि एंजाइटी अटैक्स को या फिर एंजाइटी के इमोशन को ट्रिगर करती हैं. Neuroplasticity supports this process by enabling the brain to reorganize and reduce the fear response. अब एक्सपोजर थेरेपी में न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे हेल्पफुल है? न्यूरोप्लास्टिसिटी सपोर्ट करती है इस प्रोसेस को, इस एक्सपोजर थेरेपी को, by helping brain to reorganize and reduce the fear responses. Next comes mindfulness and relaxation techniques. माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स एक इंटेग्रल पार्ट है काउंसलिंग अप्रोचेस का. अब तक तो जो स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन दिस कोर्स एट स्टडी कोश, आपने ये चीज़ बहुत बार मुझसे रिपीटेडली, यू हैव सीन मी रिपीटिंग दिस थिंग बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटेग्रल पार्ट. दीज टेक्निक्स कैन इंड्यूस न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस इन द ब्रेन by promoting greater emotional regulation, reducing stress and improving overall well-being. ये जो न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस होते हैं ब्रेन में, दे हेल्प द ब्रेन कैसे? इमोशनल रेगुलेशन से, स्ट्रेस रिडक्शन से एंड ओवरऑल वेल-बीइंग से. न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है न्यूरो फीडबैक एंड ब्रेन ट्रेनिंग में. कुछ काउंसलिंग की थेरेपीज होती हैं, कुछ काउंसलिंग इंटरवेंशंस होती हैं किस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, जिसमें ट्रॉमा रिकवरी हो या फिर सिचुएशन रिलेटेड टू पीक परफॉर्मेंस हो या फिर ADHD मैनेजमेंट हो, मे इनकॉर्पोरेट न्यूरो फीडबैक और ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज. सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ADHD, आई एम यूजिंग इट रिपीटेडली, हम कमिंग लेक्चर्स में इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस भी करेंगे इन डिटेल. लेकिन जो काउंसलिंग की इंटरवेंशंस होती हैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दीज, वो इनकॉर्पोरेट करती है न्यूरो फीडबैक और ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को. These interventions aim to promote neuroplastic changes, जिससे कि क्लाइंट को मदद मिलती है टू रेगुलेट ब्रेन एक्टिविटी और उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में. नाउ वी विल डिस्कस द पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ. उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या रोल है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रॉमा काउंसलिंग, क्लाइंट्स कैन एक्सपीरियंस पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ. जो ट्रॉमा काउंसलिंग सेशंस होते हैं, मींस जिसमें आप क्लाइंट को किसी ट्रॉमा से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, उसमें क्लाइंट्स एक्सपीरियंस करते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उस ट्रॉमा के बाद. न्यूरोप्लास्टिसिटी इनेबल्स द ब्रेन टू अडेप्ट एंड रीवायर इन रिस्पॉन्स टू द ट्रॉमा, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ रेजिलेंस एंड पर्सनल ग्रोथ. सो जिस जिस थेरेपी में, जिस जिस फेज में, जिस जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में
ब्रेन को रीवायर करना है, चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करना है, चीज़ों को किसी तरह से भी रिकवर करना है, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा स्टिमुलेट करना है, उस चीज़ को परमानेंसी लेकर आनी है इन द मेंटल स्टेट ऑफ द क्लाइंट, वहाँ हर एक चीज़ में न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये सब जो हम टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं या अभी तक डिस्कस कर चुके हैं या आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, इन सब टेक्निक्स का जो मेजर बेस है वो क्या है? दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। नाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है गोल सेटिंग में और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। इन गोल ओरिएंटेड काउंसलिंग, जिसमें अ काउंसलिंग सेशन का पर्पस क्या है? गोल ओरिएंटेड है। क्लाइंट सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, क्लाइंट्स जो हैं स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं फॉर चेंज एंड ग्रोथ। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी सपोर्ट करती है उस चेंज को बाय स्ट्रेंथनिंग द न्यूरल पाथवेज एसोसिएटेड विद गोल परस्यूट। किन न्यूरल नेटवर्क्स को, किन न्यूरल साइनेप्सिस को वो ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है जो एसोसिएटेड हैं उस टारगेट को अचीव करने की तरफ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग फर्दर प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ अडेप्टिव हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। सो जब भी गोल ओरिएंटेड सेशंस हों उसमें प्रोग्रेस ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रमोट करता है अडेप्टिव हैबिट्स को और बिहेवियर्स को। लास्टली, रीलैप्स प्रिवेंशन। इन एडिक्शन काउंसलिंग, किसी भी तरह की एडिक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल अ क्लाइंट इज एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी, या फिर किसी ड्रग की एडिक्शन है, या फिर किसी और तरह की एडिक्शन है, उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी इज रेलिवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ रिलैप्स कैन अकर एंड हाउ इंडिविजुअल्स कैन वर्क टू प्रिवेंट इट। रिलैप्स कैसे हो सकता है और इंडिविजुअल्स कैसे काम कर सकते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए। काउंसलिंग हेल्प्स क्लाइंट्स रीवायर देयर ब्रेन्स। यहाँ पर अगेन रीवायरिंग होती है ब्रेन की। जब भी हम एडिक्शन काउंसलिंग करते हैं, उन क्लाइंट्स को काउंसिल करते हैं जो किसी भी तरह की एडिक्शन में हैं, तो रीवायरिंग ब्रेन की होती है टू डेवलप हेल्दियर कोपिंग स्ट्रैटेजीज और उन ट्रिगर्स को रेजिस्ट कर सके एंड में प्रिवेंट फ्रॉम रीलैप्स, और उन रीलैप्सेस से बचा जा सके। So therefore students, understanding neuroplasticity allows the counselors to empower clients with the knowledge that the brain has the capacity to change and adapt. इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को समझना कि ब्रेन की कैपेसिटी होती है चेंज की और नए चेंज को अडेप्ट करने की, उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस नॉलेज कैन बी मोटिवेटिंग फॉर क्लाइंट्स एंड दे कैन रियलाइज दैट दे कैन लर्न। अब ये जो नॉलेज होती है एक काउंसलर के साथ साथ क्लाइंट को भी मोटिवेट करती है ये रियलाइजेशन करने में कि वो सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, नई और हेल्दियर वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग को डेवलप कर सकते हैं। मैनी टाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्लाइंट सोचते हैं दे आर लाइक नाउ completely closed to learning anything new, but it is not so. उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है that yes you can learn, that yes you can grow. लेकिन ये सब चीज़ें वो कैसे कर पाएंगे? उसके पीछे what is our body support network, that is neuroplasticity. So therefore neuroplasticity को समझना, उसकी knowledge होना, उसकी understanding होना is important. Lastly, it emphasizes the role of counseling in facilitating positive neural adaptations and lasting change in clients' lives. So this was all about today's session जिसमें हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में we have covered every aspect, उसकी टाइप्स क्या हैं, मैकेनिज्म क्या है, हाउ इट वर्क्स और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सो ये सब हमने स्टडी किया इस सेशन में। आई होप दिस वॉज फ्रूटफुल टू यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।